इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे कुछ साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शब्दावलियों के बारे में। कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए हैं, कौन कौन से मिसाइल टेक्नोलॉजी में उपयोग हुआ है, किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम लोग देखते हैं GSAT-30। GSAT-30 के बारे में बात कर लेते हैं। GSAT-30 नोट कर लें। 17 जनवरी 2020 को GSAT-30 के बारे में नोट कर लें। 17 जनवरी 2020 को कोरू प्रक्षेपण केंद्र, कोरू प्रक्षेपण केंद्र फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। फ्रेंच गुयाना कहाँ पे स्थित है? ये फ्रेंच गुयाना स्थित है और ये स्थित है आपका दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में फ्रांस का एक उपनिवेश है, फ्रांस का एक कॉलोनी है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस के कॉलोनी को कहा जाता है फ्रेंच गुयाना के नाम से जाना जाता है। इसी फ्रेंच गुयाना से इसे लॉन्च किया गया, इसे छोड़ने का कार्य किया गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है G30 की कि ये भारत का अंतरिक्ष जो केंद्र है, रिसर्च सेंटर है इसरो, उसी इसरो के द्वारा ये विकसित किया गया है। नोट कर लें इसे। यह इसरो के द्वारा विकसित दूरसंचार उपग्रह है। दूरसंचार उपग्रह है। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर ये देखा जाए तो भारत ने कई दूरसंचार उपग्रह भेजा है तथा एक तरह से GSAT श्रृंखला में कई भेजा है। GSAT क्या होता है? एक स्थिर भू कक्षा उपग्रह होता है जो पृथ्वी के कक्षा में इसे सेटअप कर दिया जाता है, पृथ्वी के कक्षा में इसे स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी के कक्षा में इसे स्थापित कर दिया जाता है तो उसके क्रम में ये 24वां है। यहीं पर नोट कर लें स्टारमा के। GSAT-30 24वां भारतीय भू स्थिर उपग्रह है। 24वां भारतीय भू स्थिर उपग्रह है। भू स्थिर उपग्रह है। अब हम लोग बातें करते हैं PSLV 50वां मिशन। PSLV ने अपना 50वां उड़ान किया है और 50वां उड़ान 50 उड़ान कौन सा है? किस तारीख को छोड़ा गया PSLV का 50वां उड़ान, उसके बारे में हम बातें करते हैं। PSLV 50 उड़ान, PSLV का 50वां उड़ान कब छोड़ा गया ये पूछा जा सकता है। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये कहाँ से छोड़ा जाता है? ये छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में, एक झील में स्थित है श्रीहरिकोटा, जिसे पुलिकट झील कहा जाता है। और उसी श्रीहरिकोटा द्वीप पर एक अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और उसी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पे एक प्लेटफार्म है जहाँ से इसे लॉन्च करने का कार्य किया जाता है, जहाँ से इसे छोड़ने का कार्य किया जाता है, जहाँ से इसे छोड़ने का कार्य किया जाता है, इसे लॉन्च करने का कार्य किया जाता है, छोड़ने का कार्य किया जाता है। यहीं पर नोट कर लें स्टारमा के। 11 दिसंबर 2019 को 11 दिसंबर 2019 को इस
इसका सफल उड़ान डीके सीवन के द्वारा किया गया। डीके सीवन कौन हैं? ये इसरो के अध्यक्ष हैं। डीके सीवन के द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, इसे श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। अब यहाँ पर देखें, ये 50वां उड़ान तो था लेकिन 2 असफल हो चुका है, इसलिए इसका नाम दिया गया है PSLV 48। 2 असफल हो गया, लेकिन जो सफल हुए हैं उसमें क्रम क्या था? PSLV 48। लेकिन 50वां मिशन है, 50 भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसका क्रम क्या है? 48। यही पर नोट कर लें। इसका नामकरण PSLV 48 रखा गया। PSLV 48 रखा गया। आगे नोट कर लें। अब इससे PSLV 48 के तहत कितने विदेशी उपग्रहों को भेजा गया? ये पूछा जा सकता है कि इसके तहत कितने विदेशी उपग्रहों को भेजा गया है? 9 विदेशी उपग्रहों को भेजा गया है। किन किन देशों के उपग्रह को भेजा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से देशों के उपग्रह को भेजा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। और भारत के कितने भेजे गए हैं इस सेटेलाइट के ज़रिए, ये भी पूछा जा सकता है। यहीं पर नोट कर लें। इस PSLV के द्वारा भारतीय उपग्रह के साथ 9 विदेशी उपग्रहों को भी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। उपग्रहों को भी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। आगे नोट कर लें, स्टारना के कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, इन्हें 9 विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 6 इन 9 विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के 6 तथा इजराइल, अमेरिका का अकेले 6 उपग्रह है, अमेरिका के 6 और इजराइल, इटली, जापान के एक उपग्रह होंगे, एक उपग्रह होंगे। इसके साथ देखा जाए तो एक उपग्रह का प्रमोशन और किया गया, एक उपग्रह को और भेजने का कार्य किया गया है भारत का, जो यहाँ के कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन इत्यादि को मॉनिटरिंग करने का कार्य करेगा, इत्यादि को देखने का कार्य करेगा। उसे भेजने का कार्य किया गया है, यहीं पर नोट कर लें। भारतीय उपग्रह रीसेट 2BR को इसके द्वारा भेजा गया। रीसेट 2BR को इसके साथ भेजा गया, जो कृषि, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 5 वर्ष तक सेवा प्रदान करेगा।
5 वर्ष तक सेवा प्रदान करेगा। उसके पहले PSLV 47 भी भेजा गया था। PSLV 47 क्या था, इस पर हम बातें कर लेते हैं। फिर डाल लेते हैं PSLV 47। PSLV 47 ये पर नोट कर लें। 27 नवंबर 2019 को 27 नवंबर 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया। आगे नोट कर लें स्टारना के। भारत के कार्टोसेट 3 के साथ 13 विदेशी उपग्रहों को भी भेजा गया। 13 विदेशी उपग्रहों को भी भेजा गया। आगे नोट कर लें। कार्टोसेट श्रृंखला का ये 9वां उपग्रह है। भारत ने जो कार्टोसेट भेजा है उस कार्टोसेट में ये 9वां सैटेलाइट है, 9 सैटेलाइट है। कार्टोसेट का ये 9वां उपग्रह है। अब हम बातें करें शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है और 20 नए उपग्रहों की खोज हो जाने से कुल उसके सैटेलाइट की संख्या, कुल मून की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 82। यानी कि सबसे अधिक किस ग्रह के उपग्रह हो गए, तो उसका आंसर क्या है, शनि और बृहस्पति में चलता रहता है, कभी बृहस्पति आ गए कभी शनि आ गए। यहीं पर नोट कर लें, शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है। 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है, जिसके कारण कुल उपग्रहों की संख्या बढ़ के 82 हो गई। कुल उपग्रहों की संख्या बढ़ के 82 हो गई, 82 हो गई। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है और उस क्षुद्र ग्रह का नाम, जो एक संगीतकार थे जिनका नाम था पंडित जसराज, उसी पंडित जसराज के नाम पर उस क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया है। क्षुद्र ग्रह का नाम भी रखा गया है। ये एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, ये फिजिक्स में पूछा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और उसी में एक का नाम दिया गया है पंडित जसराज। यहीं पर नोट कर लें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम भारत के संगीतकार पंडित जसराज के नाम पे रखा है। जसराज के नाम पर रखा है। आगे देखा जाए तो अगला है चंद्रयान 2। भारत का एक मिशन हुआ था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 से सवाल पूछे जा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं कभी भी, कि चंद्रयान को जो लॉन्चिंग किया गया था
वो लॉन्चिंग पैड का नाम क्या था, चंद्रयान के 2 थे, 2 रोवर उसके साथ गए थे, वो कौन कौन था, किसका संपर्क टूट गया, और इससे टोटल परियोजना के जो डायरेक्टर थे जिसका नाम क्या था, के सीवन इसके निदेशक थे। यहीं पर नोट कर लें, चंद्रयान 2 यहीं पर नोट कर लें। 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 का सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया गया। रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 का सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया गया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तो अब यहाँ पर देखें, ये सवाल है GSLV मार्क 3 M1, इसका मतलब क्या है? ये रॉकेट पैड है जिसके माध्यम से चंद्रयान को छोड़ा गया था, और यही पूछ दिया था पिछले बार भी PCS में पूछा था कि किस रॉकेट पैड के द्वारा छोड़ा गया था चंद्रयान को। तो ये याद रखें, हो सकता है कि फिर रिपीट कर दे, कहीं पर भी पूछ ले, छोड़ा गया। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम, जो उतरने वाला था, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। आगे, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। प्रज्ञान रखा गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो किस दिन विक्रम से संपर्क टूट गया? जब वो चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कर गया, और चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश करने के पश्चात उसके ध्रुव पे उतरने वाला था, लेकिन अचानक क्या हो गया? उससे संपर्क टूट गया। यहीं पर नोट कर ले, 7 सितंबर 2019 को 7 सितंबर 2019 को विक्रम ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला था। विक्रम ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला था, लेकिन उसका संपर्क टूट गया। लेकिन उसका संपर्क टूट गया। संपर्क टूट गया। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और तकनीकी प्रौद्योगिकी के बारे में। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विविध तथ्य एक नोट कर ले। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विविध तथ्य। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के विविध तथ्य।
इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भारती एयर फाइबर। भारत एयर फाइबर। भारत एयर फाइबर, ये नोट कर लें। 2 अगस्त 2020 को 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार मंत्री 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिला से इस फाइबर सेवा का उद्घाटन किया। आगे नोट कर लें। यह रेडियो तरंगों का उपयोग कर बेतार संचार सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। बेतार संचार सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आगे है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहीं पर नोट कर लें। 22 जुलाई 2020 को 22 जुलाई 2020 को इस परमाणु संयंत्र का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? काकरापार गुजरात के सूरत जिला में स्थित है। ये भी नोट कर लें, यह गुजरात के सूरत जिला में स्थित है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? 23वां, इसे इम्पोर्टेंट कर लेंगे 23वां को। यह भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आगे देखा जाए तो नया आया है ध्रुव। ये ध्रुव एक चिप है और इस चिप का क्या काम है, इस पर हम बातें करेंगे। ध्रुव यहीं पर नोट कर लें। यह स्वदेशी रिसीवर चिप है। स्वदेशी रिसीवर चिप है। दूसरा पॉइंट है रिसीवर चिप है। यह व्यवधान डालने वाले सिग्नल को, जो भी नेट इंटरनेट या सेटेलाइट में व्यवधान आ रहे हैं, व्यवधान डालने वाले सिग्नल को क्लीन करने का कार्य करेगा।
अब यहाँ पर देखा जाए तो एक एलिमेंट्स ऐप का उद्घाटन किया गया है। एलिमेंट्स ऐप का संबंध किससे है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान से है। एलिमेंट्स से का संबंध है किससे है? आत्मनिर्भर भारत अभियान से है। यहीं पर नोट कर लें, एलिमेंट्स ऐप। एलिमेंट्स ऐप ये नोट कर ले। 5 जुलाई 2020 को 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया। आगे नोट कर लें, यह 8 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। 8 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो इस स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भर को बढ़ाने का काम किया जाएगा। आगे है, अभी हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे माना गया? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? नया आ चुका है, फूगाकू। ये पर नोट कर लें, फूगाकू विश्व का सबसे तेज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। नाम से ही स्पष्ट है कि किस देश ने बनाया होगा। फू का मतलब जापान। नोट कर लें, यह जापान के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, 22 जून 2020 को इसका उद्घाटन हुआ। आगे है 107वां 107 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? 107 विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन जनवरी 2020 में बंगलुरु में किया गया। यहीं पर नोट कर लें, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य बंगलुरु के यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में किया गया। एग्रीकल्चर साइंसेज में किया गया। आगे नोट कर लें,
107वीं विज्ञान कांग्रेस का विषय था। 107वीं विज्ञान कांग्रेस का विषय था। क्या विषय था? इसका थीम क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास है। विकास है। आगे देखते हैं, और वो है कौन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को खासरा और रूबेला वायरस से मुक्त कर लिया। अभी हाल ही में 2 देशों ने घोषणा किया है कि हम खासरा और रूबेला से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तो इसका आंसर है श्रीलंका और मालदीव। यहीं पर नोट कर लें, श्रीलंका और मालदीव ने खसरा और रूबेला से अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया है। और WHO ने इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दिया। यहीं पर नोट कर लें, 8 जुलाई 2020 को WHO के द्वारा इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया। आगे देखा जाए तो टीडियों का प्रकोप भारत में बहुत आया था। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भारत में टिड्डियाँ आती कहाँ से हैं? भारत में टिड्डियाँ पाकिस्तान से आती हैं। कई बार पूछ दिया है, यूपी कमीशन में पूछा जा चुका है कि भारत में टिड्डियों का प्रवेश होता है तो पाकिस्तान से प्रवेश होता है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर कौन ऐसा देश है जिसने टिड्डियों के प्रकोप के कारण फरवरी में आपातकाल लागू कर दिया? किस देश में टिड्डियों की इतनी भयंकर प्रवृत्ति थी जिसके कारण आपातकाल लागू हो गया? पाकिस्तान में 1 फरवरी को पाकिस्तान ने आपातकाल की घोषणा कर दिया। उसके बाद फिर टिड्डी धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए? इंडिया में पहुँच गए। इंडिया में भी टिड्डी पहुँच गए, प्रयागराज में भी टिड्डी जगह जगह पर देखे गए। टिड्डियों के लिए एक चेतावनी केंद्र है जो पूछा जाता है, कहाँ पर स्थापित है? जोधपुर में स्थापित है। यहीं पर नोट कर लें, 1 फरवरी 2020 को पाकिस्तान ने टिड्डी दल के प्रकोप के कारण देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा कर दिया। देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा कर दिया। उसके बाद और भी एक देश में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, सोमालिया। ये भी नोट कर ले, सोमालिया में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। सोमालिया में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। आगे नोट कर लें स्टारना के, भारत में टिड्डियाँ पाकिस्तान से आती हैं। भारत में टिड्डियाँ पाकिस्तान से आती हैं। दूसरा पॉइंट है, जोधपुर में टिड्डी चेतावनी केंद्र स्थापित है। जोधपुर में टिड्डी चेतावनी केंद्र स्थापित है।
टिड्डी चेतावनी केंद्र स्थापित है, केंद्र स्थापित हैं। आगे है कुछ रक्षा प्रौद्योगिकी से भी बातें कर ले। डिफेंस टेक्नोलॉजी से है डालेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी, यहीं पर नोट कर ले। भारत में राफेल विमान का आगमन है, राफेल विमान का आगमन है 29 जुलाई 2020 को हुआ। राफेल विमान का आगमन है 29 जुलाई 2020 को हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये राफेल विमान कौन से कंपनी के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, कौन सी फ्रांस की कंपनी बना रही है? द एसाल्ट एविएशन, यहीं पर नोट कर लेंगे। फ्रांस की कंपनी द एसाल्ट एविएशन के द्वारा, द एसाल्ट एविएशन के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। कितना इस राफेल को खरीदा जाना है? 36 5 आ गए हैं, अभी 36 आएगा, मतलब 5 के बाद 31 और आना है, यहीं पर नोट कर लें। कुल 36 राफेल को खरीदा जाना है, एक बेड़ा बनाना है, एक जहाज़ का, वायुसेना का एक जहाज़ का बेड़ा है, 36 उसमें जहाज़ आएंगे, यहीं पर नोट कर ले। 36 जहाज़ खरीदा जाना है, जिसमें 5 अंबाला के वायु सैनिक अड्डा पे लाया जा चुका है। आगे है डिफेंस एक्सपो 2020, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे 2 सवाल समीक्षा अधिकारी में पूछा था इस वर्ष, यहीं पर नोट कर लें। डिफेंस एक्सपो 2020, डिफेंस एक्सपो डिफेंस एक्सपो 2020, डिफेंस एक्सपो 2020, ये भी नोट कर लें। ये एक प्रदर्शनी है रक्षा विभाग का, रक्षा हथियारों का, और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? इस वर्ष हुआ है लखनऊ में, लखनऊ में हुआ है इस वर्ष, और पूरा लगभग 4-5 साल का पूछ दिया इस बार मिलान करने के लिए समीक्षा अधिकारी में दे दिया था। 2020 में कहाँ हुआ? लखनऊ हुआ। 2019 में कहाँ हुआ? 2018 में कहाँ हुआ? 2016 में कहाँ हुआ? ये दे दिया था, तो इसको देख लेते हैं। आखिर ये किस लिए किया गया था, एक और सवाल था। तो ये पूरा ग्लोबल करने के लिए, ताकि भारतीय हथियारों को जो यहाँ पे DRDO विकसित कर रहा है या अन्य हमारे आयु डिपो के द्वारा विकसित हो रहा है, तो इस हथियारों को पूरा दुनिया देखे और दुनिया इन हथियारों को खरीदे, ताकि भारत की आय क्या हो सके? बढ़ सके। इसलिए इस डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया गया, यहीं पर नोट कर ले। डिफेंस एक्सपो 2020 11वें 11th क्रम का ये डिफेंस एक्सपो था। 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन है 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य, 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ। लखनऊ में संपन्न हुआ। आगे नोट कर लें। इसका प्रमुख विषय था
इसका प्रमुख विषय था भारत एक उभरता हुआ, भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब है, रक्षा विनिर्माण हब है, विनिर्माण विनिर्माण हब है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग हब, हब नहीं होता है जो कहीं पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसी को हब कहा जाता है। जैसे प्रयागराज को आप क्या कहते हैं, शिक्षा का हब कहते हैं, यहीं पर नोट कर लें। अगला है और वो है K4 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण, K4 प्रक्षेपास्त्र, K4 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण, प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण यहीं पर नोट कर ले। 19 जनवरी 2020 को, 19 जनवरी 2020 को K4 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण प्रक्षेपण सफल रहा, प्रक्षेपण सफल रहा। आगे नोट कर लें। यह पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जाने वाला, पनडुब्बी से प्रक्षेपित लॉन्च किया जाने वाला परमाणु प्रक्षेपास्त्र है। इसे परमाणु ही भेजा जा सकता है, परमाणु बम को पनडुब्बी से ही कहीं पर भी भेजा जा सकता है। प्रक्षेपास्त्र परमाणु प्रक्षेपास्त्र है, प्रक्षेपास्त्र है। आगे INS खंदेरी, INS खंदेरी, INS खंदेरी, INS खंदेरी ये भी नोट कर लें। INS खंदेरी को नौसेना में शामिल किया गया है, INS खंदेरी को नौसेना में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। यह स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। अब यहाँ पे देखा जाए खंदेरी है क्या, जो खंदेरी नामकरण किया गया है इस पनडुब्बी का, उसके पीछे तर्क क्या है। खंदेरी एक हिंद महासागर में रहने वाली शिकारी मछली है जो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का कार्य करती है। उसी के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम खंदेरी रखा गया है, ये भी नोट कर ले। खंदेरी हिंद महासागर में शिकार करने वाली एक मछली है, शिकार करने वाली मछली है। और साथ ही साथ खंदेरी एक किला भी है, और किसका किला है, शिवाजी का, यहीं पर नोट कर लें। खंदेरी मराठा छत्रप शिवाजी का किला भी है, खंदेरी मराठा छत्रप शिवाजी का किला भी है, मराठा छत्रप शिवाजी का किला भी है, किला भी है। आगे है एपाचे हेलीकॉप्टर। एपाचे हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया गया है। एपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका अमेरिका से, यहीं पर नोट कर ले। एपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।
कहाँ पे शामिल किया गया? पठानकोट। और राफेल कहाँ पे शामिल किया गया है? अम्बाला। पूछा जा सकता है, नोट कर लें। यह है एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में शामिल किया गया है, पठानकोट में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कुछ चर्चित व्यक्ति और उससे चर्चित व्यक्ति से जुड़े हुए सवाल। कुछ चर्चित व्यक्तियों को देख लेते हैं और फिर हम पुरस्कार की चर्चा करते हैं, जहाँ से पुरस्कार से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ किताबों के नाम, कौन कौन से एक्सरसाइज कहाँ पे हुए हैं, उन एक्सरसाइज से क्या क्या है, उस पर बातें करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, कुछ चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति, पहला नाम है प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी, यहीं पर नोट कर लें। प्रणव मुखर्जी देश के वित्त मंत्री, प्रणव मुखर्जी देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे। जिनका निधन कब हो गया? 31 अगस्त 2020 को। ये पर नोट कर लें, जिनका निधन 31 अगस्त 2020 को हुआ। इन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये पर नोट कर लें, इन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है गिरीश चंद्र मर्मू। गिरीश चंद्र मर्मू क्यों चर्चा में रहे? ये पहले कश्मीर के राज्यपाल बने और फिर त्यागपत्र देके इन्हें क्या बना दिया गया? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यहीं पर नोट कर लें, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नोट कर लें, ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बने। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? यही बने थे, प्रथम उपराज्यपाल बने। दूसरा पॉइंट है, वर्तमान में इन्हें देश का CAG बनाया गया है, कैग महानियंत्रक लेखा परीक्षक बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? राजीव महर्षि, राजीव महर्षि का स्थान लिया। आगे है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? उपराज्यपाल बनाया गया है जम्मू कश्मीर। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। आगे है और वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को कहाँ का? मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। आगे है लालजी टंडन का निधन हो गया। कहाँ के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश। लालजी टंडन ने मेघालय के मध्य प्रदेश के राज्यपाल का निधन हो गया, निधन हो गया। आगे देखा जाए तो ऋषि कपूर भी गए, रऊफ लल्ला।
ए पर नोट कर लें, ऋषि कपूर। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। अब यहाँ पे बनाने वाले पूछ देंगे कि इनका पहला फिल्म कौन था। ऋषि कपूर की पहली फिल्में कौन सी थी? तो मेरा नाम जोकर, पहली फिल्म बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया था, मेरा नाम जोकर में। ये भी नोट कर लें, इन्होंने पहली फिल्म में मेरा नाम जोकर किया था, जोकर किया था। राजीव कुमार, राजीव कुमार को देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ये भी नोट कर लें, नए चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य नहीं है। ये भी नोट कर लें, राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। प्रदीप कुमार जोशी, प्रोफेसर प्रदीप जोशी, इनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। प्रदीप जोशी, इन्हें संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। आगे आगे है और वो है कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नए सचिव नियुक्त हैं। कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नए सचिव हैं। आगे नोट कर लें, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हुए, जो काफ़ी चर्चा रहे अयोध्या के मामले में। उन्होंने अपना डिसीजन दिया था और उन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित कर दिया गया। ये भी नोट कर लें, रंजन गोगोई ये देश के पूर्व न्यायाधीश हैं और इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिया गया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाया गया। आगे है और वो है अला है दिनेश्वर शर्मा। ये भी नोट कर लें, दिनेश्वर शर्मा को लक्षद्वीप के नए प्रशासक का पदभार दिया गया है। दिनेश्वर शर्मा को लक्षद्वीप के नए प्रशासक का पदभार दिया गया है, पदभार दिया गया है। आगे है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कहाँ के बने हैं? कलराज मिश्रा बने हैं आपके राजस्थान के राज्यपाल। कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल। विराट कोहली, विराट कोहली को पशुओं के अधिकारों के लड़ने वाली संगठन पेटा ने उन्हें इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया है। यहीं पर नोट कर लें, विराट कोहली को पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली संगठन पेटा ने उन्हें इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019, इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया है।
19 का खिताब दिया है। आगे है और वो है शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी नोट कर लें, शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। आगे देखा जाए तो राष्ट्रपति के लिए अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसको उम्मीदवार चुना है? डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडेन को चुना है। ये भी नोट कर लें स्टार बना के, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी नामित किया है। ये उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं। 2009 से लेकर 2017 तक ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, इसलिए इन्हें चुना गया है। आगे नोट कर लें, कमला हैरिस को देखा जाए तो कहाँ का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार माना गया है? तो उसका आंसर है अमेरिका का। ये पर नोट कर लें, भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आगे है श्रीकांत श्रीनिवासन। ये पर नोट कर लें, ये भारतीय मूल के अमेरिकी न्यायाधीश हैं। आगे नोट कर लें, ये अमेरिका के फेडरल सर्किट कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। फेडरल कोर्ट में, ये अमेरिका के फेडरल कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। आगे नोट कर लें, बनाए गए हैं। कुछ चर्चित खेल व्यक्तित्व के बारे में बातें कर लेते हैं।
चर्चित खेल व्यक्तित्व, ये भी नोट कर लें। पहला है ब्रायन बंधु। ब्रायन बंधु चर्चित खेल व्यक्तित्व, इसमें है पहला ब्रायन बंधु, यहीं पर नोट कर लें। ये अमेरिका के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। दोनों भाइयों ने संन्यास ले लिया। इन दोनों भाइयों का नाम था, एक का नाम था बॉब ब्रायन और एक का नाम था माइक ब्रायन। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन दोनों भाइयों ने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। ये भी नोट कर लें, टेनिस से संन्यास ले लिया। इन दोनों भाइयों का नाम था बॉब ब्रायन, बॉब ब्रायन और दूसरा बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन। आगे इन्होंने 119 प्रतियोगिताएं जीती हैं, ये नोट कर लें। इन्होंने 119 प्रतियोगिता जीता। उत्तर प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिनका निधन हो गया, चेतन चौहान, ये नोट कर लें। चेतन चौहान का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी और कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास ले लिया, ये पर नोट कर लें। कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया। 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया। सुरेश रैना एक दिन के बाद संन्यास ले लिया। कब? 16 अगस्त को, ये भी नोट कर ले। 16 अगस्त 2020 को सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लिया। आगे है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में बात कर लें तो रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितना छक्का लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 400 छक्का लगाने का काम किया है, ये भी नोट कर ले। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आगे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष नामित किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यहीं पर नोट कर ले। सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे राशिद खान। राशिद खान ये अफ़गानिस्तान के स्पिन गेंदबाज हैं। स्पिन गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले, जो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। तो इस तरह हमने बातें किया। कल हम लोग पुरस्कार के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।